हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 यूनिट है आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन और अभिलेखागार पर एक विस्तृत विमर्श प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, इसके बारे में हमें अभिलेखागार के माध्यम से कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे इसकी। 21वीं सदी के वैचारिक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन और अभिलेखागार का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है। इतिहास लेखन, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक नीति निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इतिहास लेखन है, ठीक है, वो पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक नीति निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। पारंपरिक इतिहास लेखन में अभिलेखागार का अर्थ केवल सरकारी दस्तावेजों, संधियों और राजाओं के आदेशों तक सीमित था। अगर हम पुराने समय की बात करें, अगर हम जो पारंपरिक इतिहास लेखन है उनकी बात करें, तो उनमें क्या होता था, उनमें केवल सरकारी दस्तावेज, सरकार ने कुछ कानून बनाए, नियम बनाए, उसको लिख दिया। ठीक है। कुछ संधियाँ हुई आपस में, उसको लिख दिया। ठीक है। राजाओं के जो आदेश थे उसको लिख दिया। उसी को केवल क्या बोलते थे, लेखागार कहते थे, अभिलेखागार कहते थे। ठीक है। जिसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता था। किसको, पारंपरिक इतिहास लेखन को। लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण इतिहासकारों डोनाल्ड पोस्टर, रामचंद्र गुहा, माधव गाडगिल ने अभिलेखागार को पुनर्भाषित किया। क्या बोल रहे, लेकिन वर्तमान आज के समय में जो इतिहासकार आए नए नए, कौन, डोनाल्ड वोस्टर, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल, इन्होंने अभिलेखागार को दोबारा से परिभाषित किया। इस नए दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति को इतिहास की एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय कारक माना गया। क्या बोले, ये जो नया दृष्टिकोण आया प्रकृति को लेकर, इसमें क्या कहा गया, प्रकृति केवल एक मूक दर्शक नहीं है भाई, वो एक सक्रिय रोल निभाती है अपना। ठीक है। पर्यावरण अभिलेखागार दो मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, प्रकृति का अभिलेखागार, जैसे वृक्ष, वल्य, बर्फ की चादरें, तलछट, और दूसरा समाज का अभिलेखागार। ठीक है। इसको दो भागों में बांट दिया, प्रकृति का अभिलेखागार और आपका समाज का अभिलेखागार। जैसे प्रशासनिक फाइलें, मौसम विज्ञान, लेजर्स और स्थानीय लोक कथाएं जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने तथा इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों को समझने में इन अभिलेखागारों की भूमिका अतुलनीय है। ठीक है। देखो, पहले के जो अभिलेखागार होते थे, जो इतिहासकार पुराने टाइम के थे, उनका क्या मानना था, इसमें सिर्फ प्रशासन के नीति नियम कानून वगैरह होते हैं, संधियाँ दी जाती है और राजाओं ने जो आदेश दिए वो होते हैं। लेकिन जो नई दृष्टिकोण आई, जिसमें आपके रामचंद्र गुहा, ठीक है, और आपके कौन थे, डोनाल्ड, ठीक है, और माधव गाडगिल, इन्होंने बोला है कि जो प्रकृति है वो कोई मूक दर्शक नहीं है, उसको तुम ऐसा ना समझो कि वो कुछ है ही नहीं। ठीक है। बल्कि वो एक सक्रिय कारक है। ठीक है। अब इसमें दो बताया आपको, फर्स्ट प्रकृति का अभिलेखागार और दूसरा समाज का अभिलेखागार। ठीक है। अब देखिए, इसके 10 बिंदु देखते हैं हम। वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राचीन जलवायु का पुनर्निर्माण। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राचीन जलवायु का पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। आधुनिक पर्यावरण इतिहासकार केवल कागजी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे पृथ्वी के लाखों साल पुराने मौसम का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अभिलेखागारों का सहारा लेते हैं। इसमें आपका प्राग अध्ययन और वृक्षवल्य अध्ययन शामिल होता है। ठीक है। जिसमें आपको पता ही है कि पेड़ के तने को काटा जाता है, काट कर उसके बीच का, जैसे पेड़ के तने को काट लिया, अगर पेड़ का तना बहुत चौड़ा है तो क्या होता है, तो उनको पता चलता है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश खूब अच्छी सी थी। लेकिन अगर यहाँ का पतला बनता है ना, तो क्या होता है, यहाँ का पता चलता है कि भाई यहाँ पर सूखा वूखा मौसम था और अच्छा नहीं था। ऐसे ही बर्फ़ को काटते हैं और बहुत नीचे तक काटते हैं, काट कर उसको निकालते हैं, उसमें कुछ वायु के कण होते हैं जिससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड थी। जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है, उस टाइम पर ये बर्फ़ जमी, ठीक है, और इसके ऊपर परते पे परते परते पे परते परते पे परते परते पे परते जमती गई। फिर इतिहासकार क्या करेंगे, बहुत नीचे तक खुदाई करेंगे, ठीक है, खुदाई करके ये बर्फ़ निकालेंगे। इसमें जो बूंदें होती है उसके साथ वायु के कण मिल जाते हैं, ठीक है, और उसकी जांच करके पता लगाते कि उस टाइम पे वायु में कितने कार्बन डाइऑक्साइड था, कितनी कौन सी गैसें थी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका कार्योस्फेरिक साक्ष्य और ग्रीन हाउस गैसों का ऐतिहासिक मापन। ध्रुवीय क्षेत्रों तथा ऊंचे ग्लेशियरों की गहरी परतों में पृथ्वी के वायुमंडल का लाखों वर्ष का प्रामाणिक इतिहास संचित है। क्या बोल रहे हैं कि ध्रुव जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है, ठीक है, और जो ऊंचे बर्फ हैं, ठीक है, ग्लेशियर है, उनकी गहरी परतों मतलब नीचे एकदम नीचे जाएंगे, उनकी गहरी परतों में नीचे जाएंगे। उससे क्या पता चलता है कि वायुमंडल का लाखों वर्ष प्रामाणिक इतिहास जीवित है, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक ड्रिलिंग के माध्यम से समझते हैं। अभी इसी को मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे बुलबुले हो जाते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, जांचते हैं, जांचने के बाद पता चलता है उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड क्या था। पिछले 8 लाख वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कभी भी उतना अधिक नहीं था जितना औद्योगिक क्रांति के बाद दर्ज किया गया। यह वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग को साबित करने वाला सबसे ठोस भौतिक प्रमाण है, ठीक है। प्रकृति बनाम मानव जनित जलवायु परिवर्तन में अंतर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका अभिलेखागार के ऐतिहासिक डेटा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमें प्राकृतिक रूप से होने वाले जलवायु चक्र के बारे में पता चलता है। जैसे इंसान है, इंसान के अंदर क्या है, लालच तो होता ही है, तो वो क्या करेगा, अपने लालच के लिए पेड़ों को काटेगा और क्या करेगा, जो प्रकृति है वहाँ का पूरा ही विनाश कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, ऐतिहासिक अभिलेखों का दीर्घकालिक विश्लेषण दिखाता है कि प्राचीन काल में हजारों वर्षों के दौरान जो मौसमी बदलाव हुए वे मुख्य रूप से विविधताओं या ज्वालामुखी गतिविधियों जैसे प्राकृतिक कारणों से जुड़े थे। लेकिन इसके विपरीत 2-3 दशकों में अगर हम बात करें तो कैसे हुआ, मानव जनित गतिविधियों के कारण हुआ, ठीक है। फिर प्राचीन सभ्यता के उत्थान और पतन की ऐतिहासिक व्याख्या। इसमें देखिए मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र और भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी जैसे महान सभ्यताओं के उदय, उनके विकास और अचानक हुए पतन के पीछे जलवायु में आए परिवर्तन और दीर्घकालिक सूखे की बड़ी भूमिका थी। इन क्षेत्रों की मिट्टियों और झीलों के तलछट कोर के अभिलेखों का अध्ययन करके ये स्पष्ट हो चुका है, ठीक है। मानसूनी हवाओं के बदलने और नदियों के सूखने के कारण समृद्ध शहर केंद्र उजड़ गए। फिर आ जाएगा आपका विशिष्ट ऐतिहासिक जलवायु कालखंडों का दस्तावेज। पुनर्परिभाषित अभिलेखागारों की मदद से इतिहासकार पृथ्वी के उन विशिष्ट ऐतिहासिक युगों का अध्ययन कर पा रहे हैं जब वैश्विक स्तर पर तापमान में बड़े उतार चढ़ाव आए। जैसे इतिहासकार ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की अवधि को मध्ययुगीन जलवायु इष्टतम के रूप में चिन्हित किया, जब पृथ्वी का मौसम तुलनात्मक रूप से काफ़ी गर्म था, ठीक है। इसमें यूरोपीय और एशिया के कई हिस्सों में कृषि का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इसके विपरीत 15वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के मध्य तक की अवधि को लघु हिम युग कहा गया, जब वैश्विक तापमान गिरने से भयंकर ठंड पड़ी और कृषि पद्धतियां मानव प्रकृति के संबंध पूरी तरह प्रभावित हुए। तो ये क्या है आपका विशिष्ट ऐतिहासिक जलवायु कालखंडों का दस्तावेजीकरण, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि इतिहास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के बारे में हम कैसे जान रहे हैं। सॉरी, इतिहास नहीं, यहाँ पर अभिलेखागार के माध्यम से, ठीक है। फिर क्षेत्रीय और स्थानीय अभिलेखों का महत्व। भारत के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अभिलेखागारों में पर्यावरण और मौसम से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय जानकारियां सुरक्षित हैं, जो इतिहास लेखन को अधिक समृद्ध बनाती हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित नैणसी, ठीक है, नैणसी री खयात जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ बही खातों और मध्यकालीन राजस्व रिकॉर्ड से मारवाड़ और आसपास के भूदृश्य, ठीक है, वनस्पतियों, चारागाहों की स्थिति और ऐतिहासिक अकालों के वर्षों का प्रामाणिक विवरण मिलता है। इन स्थानीय विवरण की तुलना जब आज के रेगिस्तान पैटर्न से की जाती है तो जलवायु में आया क्रमिक बदलाव साफ दिखाई देता है। फिर नौसैनिक, यही आपका वही आ जाएगा लॉग बुक्स और महासागरीय जलवायु तुलना। इसमें क्या होता है, समुद्र में जहाज जाती है नौसेनाओं की, ठीक है, वो वहाँ पर देखते हैं, अपने नो बुक्स में लिखते हैं, ठीक है, और
कैसे परिवर्तन हुआ उन सब के बारे में लिखते। जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान समुद्र में चलने वाली व्यापारिक नौसैनिक जहाज के कप्तानों द्वारा रोज लिखी जाने वाली डायरिया, ठीक है, आज समुद्र विज्ञान के लिए प्राथमिक स्रोत बनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपीय ताकतों के जहाज़ों की 18वीं-9वीं शताब्दी सदी की लॉगबुक के विश्लेषण से आधुनिक वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक काल में समुद्री हवाओं की गति, समुद्री सतह के तापमान, चक्रवातों की बारंबारता और अल नीनो के पुराने पैटर्न के स्टिक मात्रात्मक जानकारी मिलती है, जो आज के महासागरीय संकट को समझने का आधार है। फिर शहरी केंद्रों के विकास और संसाधनों का दोहन। जैसे जैसे शहर बढ़े वैसे वैसे हमने क्या करा, प्रकृति के संसाधनों का यूज़ किया, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन आया, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका खुद अभिलेखागारों पर जलवायु परिवर्तन का भौतिक संकट। कुछ ऐसा हुआ ना कि जो अभिलेखागार ही लुप्त हो गए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और अभिलेखागार का संबंध केवल अकादमिक अध्ययन तक सीमित नहीं है। इसका एक कड़वा और व्यवहारिक पहलू ये भी है कि खुद जलवायु परिवर्तन इन बहुमूल्य ऐतिहासिक साक्ष्यों को नष्ट कर रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने लगे चरम मौसमी घटनाओं और अचानक आने वाले भयंकर बाढ़, समुद्र के जलस्तर और वृद्धि और तटीय चक्रवातों के कारण दुनिया के कई तटीय और ऐतिहासिक शहरों में स्थित संग्रहालय नष्ट हो गए, ठीक है। प्राचीन इमारतें उनमें क्या हो गई, रखी हुई थी और वो सारे कागज खराब हो गए, अभिलेखागार गायब हो गए। तो जलवायु परिवर्तन का इस पे गहरा असर पड़ता है। फिर तापमान, आर्द्रता और डिजिटल ग्रीन आर्काइव की आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और हवा में अत्यधिक नमी का सीधा असर भौतिक दस्तावेज के संरक्षण पर पड़ रहा है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के अभिलेखागार में अनियंत्रित आर्द्रता के कारण कीड़ों और फंगस का प्रकोप तेजी से बढ़ता है, जो सदियों पुराने हस्तलिखित दस्तावेजों को नष्ट कर देते हैं। संकट से निपटने के लिए अब दुनिया भर के संस्थान दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, मतलब पहले क्या होता था, हाथ से लिखते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका डिजिटल रूप से इसको परिवर्तित कर दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हाथ से लिखे हुए थे उसको हम फ़ोन पे, लैपटॉप पे या कहीं और सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके कारण इस पे जलवायु का असर ना पड़े, ठीक है, बचा रहिए, इसको नुकसान ना हो, सुरक्षित रहे। फिर निष्कर्ष देखें तो पर्यावरण अभिलेखागार विज्ञान और मानविकी के बीच के अंतर को पाटता है। जहाँ एक तरफ आइस कोर, तलछट और ट्री रिंग्स जैसे स्रोत हमें जलवायु परिवर्तन के अकाट्य भौतिक प्रमाण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक रिकॉर्ड, नैन्सी रिख्यात जैसे स्थानीय ग्रंथ और जन आंदोलन के दस्तावेज हमें उन परिवर्तनों के पीछे के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अवगत कराते हैं। आज के इस संकटग्रस्त एंथ्रोपोसीन युग में प्रकृति की इस पुरानी डायरी यानी अभिलेखागार को पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये हमें अतीत की गलतियों से सीख देकर भविष्य के लिए अधिक न्यायसंगत, पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास की नीतियों के निर्माण का मार्ग क्या करती है, देती है, प्रशस्त कराती है, ठीक है। तो ये था आपका जलवायु परिवर्तन और अभिलेखागार, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में, और एक बार इसको रीड कर लेना आप, ठीक है। थैंक यू।